नमस्कार, सुबह के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं खबर गर्मा गर्म। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और सबसे पहले आपको बताएंगे खबर हरदोई से, जहां पर 84 कोसी परिक्रमा आकर श्रद्धालुओं पर अचानक से मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया है। मधुमक्खियों के इस हमले में एक श्रद्धालु की मौत की खबर है। वहीं आपको बताएंगे कई श्रद्धालु हैं जो घायल हुए हैं। जिस वक्त मधुमक्खियों ने हमला किया उस वक्त श्रद्धालु आराम कर रहे थे, लेकिन प्रशासन की यहां पर इंतजामों की पोल खुल जाती है। मधुमक्खियों के हमले ने प्रशासन के इंतजामों की पोल खोलकर रख दी है। हालांकि आदेश तो ये था कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 84 कोसी परिक्रमा सीतापुर जिले के नेमिशारण्य से शुरू होती है। कहे का छत्ता गिरा था? मोहार को। मोहार को क्या होता है? मोहार क्या होता है? अच्छा, मधुमक्खी का वो छत्ता गिरा था, फिर क्या हुआ? आगे आगे गिर पड़े। नहीं, आपके बाबा गिर पड़े। तो एक शख्स की जान गई है। ये बेहद दुखद खबर आपको बता रहे हैं कि पूरा का पूरा छत्ता मधुमक्खियों का गिर जाता है। पूरे बंदोबस्त जो किए गए थे वो ठीक नहीं थे और ये एक बड़ा खामियाजा खराब बंदोबस्त का भुगतना पड़ा। एक श्रद्धालु की जान गई है। 84 कोसी परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं पर यह अचानक से मधुमक्खियों का जो हमला हुआ है, पूरा का पूरा छत्ता नीचे गिरने के बाद मधुमक्खियां हमला करती है तमाम श्रद्धालुओं पर। एक शख्स की गई है जान और कई लोग घायल हुए हैं। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं आगरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर बस पलटी है और इस हादसे में 14 यात्री घायल हो गए हैं। हादसा थाना खंदौली इलाके में यमुना एक्सप्रेस वे पर हुआ है। बताया जा रहा है कि एक प्राइवेट बस गुरुग्राम से पश्चिम बंगाल जा रही थी और तभी अचानक से बस बेकाबू हो जाती है। हादसे में 14 यात्री घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये थाना खंदौली क्षेत्र अंतर्गत यमुना एक्सप्रेस वे पर एक बस पलटने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना खंदौली, थाना एतमादपुर का फोर्स पहुंचा और जो घायल थे उनको रेस्क्यू करके इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। कुल 14 यात्री घायल थे जिन्हें उपचार हेतु भिजवाया गया है। शेष जो यात्री हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कराई जा रही है। मैम, टोटल सवारी कितनी थी इसमें? लगभग 100 सवारियाँ थी इस पर सवार और बाकी सभी लोगों को जो घायल थे उन्हें उपचार हेतु भिजवाया गया है। शेष सवारियों को वैकल्पिक व्यवस्था करा के भिजवाया गया। बलरामपुर से खबर है, जहां पर बौद्ध परिपथ पर देर रात एक टवेरा गाड़ी सड़क के किनारे गड्ढे में पलट जाती है। गाड़ी में 2 महिलाओं के साथ 5 लोग सवार थे और सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आपके सामने घायलों की। घटना महाराजगंज तराई थाना क्षेत्र के लोखवा गांव की है। और अब आपको बताते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर एक नया आरक्षण जारी किया गया है। 6 जिले एससी महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। जिलों के नाम है शामली, बागपत, कौशाम्बी, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई। एससी के लिए 10 जिले आरक्षित किए गए हैं। जिलों के नाम है कानपुर, औरैया, चित्रकूट, महोबा, झांसी, जालौन, बाराबंकी, खीरी, रायबरेली और मिर्जापुर। और अगर बात की जाए ओबीसी की, तो ओबीसी महिला के लिए 7 जिले आरक्षित हुए हैं और इन जिलों के नाम है बदायूं, संभल, एटा, कुशीनगर, बरेली, हापुड़, वाराणसी। ओबीसी के लिए 13 जिले आरक्षित किए गए हैं। आजमगढ़, बलिया, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा, ललितपुर, अंबेडकर नगर, पीलीभीत, बस्ती, संत कबीर नगर, चंदौली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। ये 12 जिले महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। जिलों के नाम हम आपको बताएं, बहराइच, और आइए सीधे रुख करते हैं यहाँ पर मेरी सहयोगी अनामिका की तरफ। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अनामिका। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर जो नया आरक्षण जारी किया गया है, इस पर हम ये समझ सकते हैं कि आने वाले चुनावों में हमें एक बहुत बड़ा बदलाव नजर आने वाला है। और देखिए, जिस तरीके से 15 मार्च को हाई कोर्ट के निर्देश के बाद परसों कैबिनेट ने जो मंजूरी दी थी, जिसमें यह कहा गया था कि अब जो आरक्षण वर्ष का आधार है
उसको 2015 वर्ष का जो आधार वो मान के किया जाएगा। हालांकि इसके पहले 1995 वर्ष को आधार माना गया था, जिसको हाईकोर्ट ने निरस्त करते हुए अगले आदेश में ये कहा कि 2015 वर्ष को ही आधार वर्ष माना जाएगा। और इसी के आधार पर कल देर रात जो शासनादेश जारी किया गया है, उसके तहत जिला पंचायत अध्यक्ष के तहत और भी जो अलग अलग पद है उनके लिए आरक्षण की जो सूची जारी की है, उसमें लखनऊ का भी जो जिला है वो भी अनुसूचित जाति की महिला के लिए रिजर्व किया गया है। तो कम से कम पंचायत चुनाव को लेकर के जिस तरीके से हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जो प्रक्रिया है अब वो आगे बढ़ चली है चक्रानुक्रम के आधार पर। चक्र ये होगा कि 2015 में जिस सीट को आरक्षित किया गया था किसी विशेष पद के लिए, उसको अब नहीं किया जाएगा। यानी कि एक चक्र के आधार पर जो पद है उनको आरक्षित किया जाएगा आने वाले सालों में। ये एक प्रक्रिया होती है और इसी के आधार पर इस बार अगर देखा जाए 2021 के चुनाव में 2015 वर्ष को आधार मान करके जो आरक्षण की सूची है अब वो जारी की गई है। यानी कि अलग अलग पदों के लिए अब जो आरक्षण की जो सूची जारी करने के बाद जिलाधिकारी आज और कल यानी कि 18 और 19 मार्च को लेकर के एक प्रस्ताव तैयार करेंगे। आने वाले दिनों में इस पर आपत्तियां नापत्तियां मंगवाई जाएंगी। इसके बाद ही जो प्रक्रिया है जो वो आगे बढ़ती चली जाएगी। तो कम से कम पंचायत चुनाव को लेकर जो कश्मकश की स्थिति थी, कम से कम हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी उसको पहले कैबिनेट से मंजूरी देने के बाद कल देर रात इस शासनादेश जारी करके सरकार ने यह साफ कर दिया कि पंचायत के चुनाव किस दिशा में होंगे, किस तरीके से होंगे और आरक्षण का क्रम क्या होगा। जी शुक्रिया आपका अनामिका जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि प्रदेश में योगी सरकार ने निर्धन परिवारों की बेटियों के हाथ पीले कराने को लेकर एक बड़ी पहल की है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आज एक साथ 3,500 बेटियों का विवाह संपन्न किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सीएम योगी और श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल होने वाले हैं। तो एक साथ 3,500 बेटियों का विवाह होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो यूपी में आज बड़े पैमाने पर होगा सामूहिक विवाह। इस पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 3,500 लड़कियां शादी के मंडप पर बैठेंगी। सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। शादी के बंधन में एक साथ बंधेंगी 3,500 लड़कियां। सीएम योगी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। कन्या विवाह सहायता योजना के तहत 3500 पुत्रियों को यानी कि 3,500 लड़कियों को सामूहिक विवाह समारोह कार्यक्रम आज किया जाएगा। यहाँ आपको बताते हैं योगी सरकार के 4 सालों में बेसिक शिक्षा विभाग में कितना बदलाव हुआ है। हमारे संवाददाता प्रशांत ने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से खास बातचीत की है। योगी सरकार के 4 साल बेसिक शिक्षा बेमिसाल। ऐसे में 4 साल के खाका का पूरा ब्यौरा लेकर के आज हमारे साथ में है बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी। हम उनसे जानेंगे कि बेसिक शिक्षा में 4 साल में क्या बदलाव आए। सर, सबसे पहले तो 4 साल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और अब हम ये जानेंगे कि बेसिक शिक्षा ने 4 साल में क्या किया जिससे नौनिहालों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करें और बेसिक शिक्षा की बात करें तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इन 4 सालों के पहले उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा की स्थिति खस्ता हाल थी। स्कूलों में भवन नहीं थे तो जर्जर थे, बच्चों को सुविधाएं नहीं थीं, टीचर नहीं थे, बहुत सारे स्कूल शिक्षकों की कमी के कारण बंद थे और लोगों का लगाव इस विभाग से समाप्त हो गया था। गांव का गरीब आदमी भी किसी तरह से शुल्क की व्यवस्था करके आस पड़ोस के निजी विद्यालय में अपने बच्चों को भेजना शुरू कर दिया था। लेकिन इन 4 वर्षों में जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया और लगातार उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता और सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता के कारण आज उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। 2 जोड़ी अच्छे यूनिफॉर्म दिए हैं, जूता मोजा भी दिया है, किताबें दे रहे हैं, निःशुल्क बैग दे रहे हैं, मिड डे मील की व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। इन 4 सालों में 1,20,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की है। आज कोई भी हमारा स्कूल नहीं है जहां कम से कम एक स्थायी शिक्षक ना हो, कई जगहों पर उससे ज़्यादा भी हैं। इन सारी दिशाओं में हमने काम शुरू किया है और हम ये कह सकते हैं कि इन 4 सालों में लोगों का दृष्टिकोण
उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के बारे में बदला है। अब हर व्यक्ति कहता है कि स्कूलों की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है और गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे को भी निःशुल्क लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। अब बात करते हैं आगे बढ़ते हुए कोरोना की। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर योगी सरकार भी सतर्क हो गई और इसको लेकर कोरोना की नई गाइडलाइन एक बार फिर से जारी कर दी गई। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना को लेकर राज्यों के साथ बैठक की और उसके बाद यूपी सरकार में मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी। इसके लिए बाकायदा जिला अधिकारियों और मंडलायुक्तों को एक पत्र लिखा गया। उस पत्र में कहा गया है कि जिन राज्यों में कोरोना का असर दोबारा से ज्यादा दिखाई दे रहा है, उन राज्यों से आने वाली फ्लाइट और रेलवे यात्रियों की एंटीजन टेस्टिंग की व्यवस्था की जाए। अगर इस मौके पर लक्षण दिखाई दिए तो फिर RT-PCR जांच के लिए नमूने लिए जाएंगे। दस्तक अभियान के जरिए घर घर जाकर टेस्टिंग को शुरू किया जाएगा। दरअसल इस व्यवस्था को फिर से शुरू करने के पीछे सरकार का तर्क है कि कई राज्यों से बड़ी संख्या में लोग आए हैं। ऐसे में सरकार लोगों की कोरोना टेस्ट कराएगी। साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मास्क लगाना होगा। तो कोरोना की नई गाइडलाइंस का पालन करना होगा। हम आपको कोरोना की नई गाइडलाइंस बता रहे हैं। यूपी सरकार ने जारी की है ये नई गाइडलाइंस। यात्रियों को करवाना होगा कोविड टेस्ट। बाहर से अगर कोई यात्री यूपी में प्रवेश करता है तो उसको सबसे पहले एंटीजन टेस्ट करवाना होगा। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को एक निर्देश दे दिए हैं इस बात के, और एयरपोर्ट पर एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगाना बेहद जरूरी है। आइए बात करते हैं संगम नगरी प्रयागराज की, जहां पर अवैध शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। इस पूरे मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि हंडिया इंस्पेक्टर राम केवल पटेल, चौकी इंचार्ज सैदाबाद सहित 5 लोग सस्पेंड किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों पर अवैध तरीके से शराब बनाने और उसे बेचने का आरोप है। उधर मौतों को लेकर प्रशासन का कहना है कि 5 लोगों की मौत बीमारियों की वजह से हुई है। 7 लोगों पर अभी सस्पेंस बना है। 4 दिन हो गए अभी तक कोई उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। जो बेचने वाला उसका कुछ हुआ ही नहीं है, ना FIR हुआ, ना केस मुकदमा हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये पुलिस खुले हफ्ता लेके बराबर हो जा रहे हैं। ना ये लोग कुछ एक्शन ले रहे हैं, ना रिएक्शन ले रहे हैं। बस हम लोग पे तुले हैं, मतलब सब झाग। राजेश कुमार स्वर्गीय मर चुके हैं, उनकी बीवी बेच रही थी, नंची नाम है। वो लोग लापता कर दिए, रातों रात भगा दिए गए यहाँ से। पुलिस वाले सपोर्ट करके भगाए हैं, ना कि वो अपने भागे हैं। पुलिस वाले ने सपोर्ट कर भगाया गया। मेरठ से खबर है, जहां पर सुनीता वर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हम मेरठ की मेयर की बात कर रहे हैं। सुनीता वर्मा, इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस वायरल वीडियो में मेयर साहिबा माइक पकड़कर कुर्सी से उठती दिख रही हैं। मेयर साहिबा की कुर्सी छोड़ते ही पार्षद हंगामा करने लगते हैं। हंगामे को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी के पार्षद पहले जन समस्याओं पर चर्चा चाहते थे, जबकि मेयर बजट पर चर्चा करना चाहती थी। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। मेयर का हैरान करने वाला है गुस्सा, माइक पर कटकर कुर्सी से उठती हुई मेयर, जिसमें आप पहली वीडियो देख रहे हैं। मेज पर पटक दी माइक और गुस्से से उठ जाती हैं कुर्सी से। और उसके बाद आप देख रहे हैं पार्षदों ने किस तरह से हंगामा किया। लोगों की समस्याओं पर चर्चा करने की इनकी मांग थी, लेकिन मेयर साहब बजट के ऊपर बात करना चाहती थी। अब आपको बताते हैं, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने महिलाओं के कपड़ों को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि औरतों को फटी हुई जीन्स में देखकर हैरानी होती है। उनके मन में ये सवाल उठता है कि क्या इससे समाज में संदेश जाएगा। रावत ने इस बयान पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बेहद नाराज हुई हैं।
तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का ये विवादित बयान, जिसके बाद बवाल मच गया है। Ashamed of himself, and he should apologize to all the women of this country. This entire idea of Bharatiya Janata Party and their elected CM has been that of trying to justify, judge women on the basis of the clothes that they wear. We've seen the Haryana Chief Minister do that. We have seen the Goa former Chief Minister do that. We are now seeing the Uttarakhand Chief Minister doing that. It just goes on to show their anti-women mindset, and also shows how they are scared of women who feel empowered enough to step out of their homes in clothes of their choices. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली से खबर आ रही है, जहां पर केशवपुरम इलाके में, थाना इलाके में प्रेमबाड़ी फ्लाईओवर पर एक कार में भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि रोहिणी की तरफ से श्रीनगर की तरफ जाते हुए एक वैगनआर कार में भयंकर आग लग गई। आग की वजह सीएनजी लीक बताई जा रही है और दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा चुकी हैं। ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। चलती कार में अचानक से किस तरह से आग लगी है, सीएनजी की वजह से। केशवपुरम थाना इलाके की तस्वीरें, प्रेमबाड़ी फ्लाईओवर पर एक कार में भीषण आग लगी है।